वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 54 पर आ जाइए। इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। ठीक है, मेनली वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 54 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। और 35 प्रश्न होंगे इस टेस्ट में, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीधे सीधे प्रश्न बनेंगे एग्जाम्स में, या एक्सप्लेनेशन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से सुनना। चूँकि 35 प्रश्न है तो थोड़ा तीव्र गति से भी चलेंगे। पहला प्रश्न है, दो अलग अलग समुदायों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को कहा जाता है क्या? इकोटाइप, आर्केड, पारिस्थितिक तंत्र या इकोटॉन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इकोटॉन। देखिए, इकोटॉन जो है वो दो या दो से अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्रों के बीच जंक्शन का एक क्षेत्र है। उदाहरण के लिए मैंग्रोव वन या मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बीच एक इकोटॉन का प्रतिनिधित्व करते हैं ये। ठीक है, और इकोटॉन के उदाहरणों में घास का मैदान भी है, आर्द्रभूमि भी है, मुहाना भी है, नदी तट आदि। तो डी हो गया इसका आंसर। इस टेस्ट सीरीज की फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। ठीक है, तो उसी है इसका आंसर। देखिए, भारत में जैव विविधता के 4 हॉटस्पॉट हैं। कौन कौन से हैं? एक तो पूर्वी हिमालय है, ठीक है, और पश्चिमी घाट है। सुंडालैंड है, मतलब निकोबार द्वीप समूह वाला, और इंडो बर्मा क्षेत्र है, पूर्वोत्तर भारत, और अंडमान द्वीप समूह इसमें आते हैं। तो 4 याद रखिएगा। भारत के जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए वर्ष 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय अगर पूछ ले तो तमिलनाडु के चेन्नई में है, और ये पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, पूछ रहा है। आसान सा प्रश्न है। ग्रीन हाउस गैस CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड CH4, मीथेन भी है, NO2 भी है, O2 नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। देखिए, ग्रीन हाउस गैसें जो हैं थर्मल इंफ्रारेड रेंज के भीतर विकिरण को अवशोषित और उत्सर्जित करती हैं। यह प्रक्रिया ग्रीन हाउस प्रभाव का मूल कारण है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सीधे तौर पर जो जिम्मेदार गैसें हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन है CH4, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 है, CFC है, SF6 है, और NF3 है। जबकि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर जो जिम्मेदार गैसें हैं वो कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, गैर मीथेन वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में क्या है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे? स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे? क्योटो प्रोटोकॉल किससे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ओजोन परत से संबंधित, कार्टाजेना प्रोटोकॉल है जैविक प्रदूषक से संबंधित, और स्टॉकहोम हो गया जलवायु परिवर्तन से संबंधित। क्योटो प्रोटोकॉल हो गया जैव सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। यही बन रहा है। फिर से बनाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया ओजोन परत से संबंधित, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया जलवायु परिवर्तन से संबंधित, स्टॉकहोम हो गया जैव सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, और कार्टाजेना हो गया जैव प्रदूषक से संबंधित। ए का 2 हो गया और डी का हो गया 1। फिर से कहीं गलती हो रही है? देखिए, फिर से हो रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, और कार्टाजेना जैव सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता, और स्टॉकहोम कन्वेंशन है जैविक प्रदूषक से संबंधित। अब करेक्ट हुआ। ए का 3 और डी का 1 बहुत द्वंद्व हो रहा था। ए का 3, डी का 1, बी का 2 और सी का 4। एक से तो कटता ही नहीं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित सबसे आसान तो यही था, लेकिन एक से एलिमिनेट नहीं हो रहा था। तो बी है इसका आंसर। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है वह जैव सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। स्टॉकहोम कन्वेंशन जैविक प्रदूषक से संबंधित, यानी अनवरत जैविक प्रदूषक से संबंधित। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित।
पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में जारी की गई थी। इस योजना के तहत 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। इनमें हिमालय पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन भी शामिल है। पहला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, तीसरा वाला भी सही है, तीनों के तीनों करेक्ट है। डी है इसका आंसर 1 2 3। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन परिषद द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों के बीच जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना। और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जो है उसके मूल में 8 मिशन, कितने 8 राष्ट्रीय मिशन हैं जो जलवायु परिवर्तन में प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुआयामी, दीर्घकालिक और एकीकृत रणनीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कौन कौन से हैं 8 मिशन? ये 8 मिशन है, राष्ट्रीय सौर मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन है, हिमालय पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन भी है, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन है, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन है और जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार वन आवरण के लिए न्यूनतम अनुशंसित भूमि क्षेत्र क्या है? ये 33% अभी है इसका आंसर। देखिए, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार राष्ट्रीय लक्ष्य देश के कुल भूमि क्षेत्र का न्यूनतम 1/3 है, यानी 33% वन या वन आवरण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित राज्यों में मैंग्रोव क्षेत्रों का सही घटता क्रम क्या है? यानी जिसमें सबसे ज़्यादा होंगे वो सबसे पहले आएगा, क्योंकि घटता पूछा, बढ़ता नहीं पूछा। तो सबसे ज़्यादा तो पश्चिम बंगाल में ही है, यानी आंसर सी होगा, डी होगा। पश्चिम बंगाल, उसके बाद गुजरात है, गुजरात के बाद अंडमान निकोबार है तीसरे पर, चौथे पर है आंध्र प्रदेश। सी हो गया इसका आंसर फिर। देखिए, मैंग्रोव झाड़ियाँ या छोटे पेड़ जो तटीय खारे पानी में उगते हैं, ठीक है, मैंग्रोव झाड़ियाँ या छोटे पेड़ हैं जो तटीय खारे पानी में उगते हैं। और ये द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का मैंग्रोव डेटा क्षेत्र कुछ इस प्रकार से है। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक, उसके बाद गुजरात में तीसरा है अंडमान निकोबार और चौथा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और 21 के बाद अगर 23 किया तो उसमें भी यही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। वह पशु कौन सा है जो विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है? सफ़ेद भालू नहीं है, बाघ नहीं है, हॉर्नबिल नहीं है, यह है विशालकाय पंडा या जॉइंट विशालकाय पंडा। बी है इसका आंसर। देखिए, विश्व वन्यजीव कोष या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर दुनिया का अग्रणी संरक्षक संगठन है। यह 100 से अधिक देशों में कार्यरत है। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक पशु कौन सा है? विशालकाय पंडा। और इसका मिशन प्रकृति का संरक्षण करना और पृथ्वी पर जैव विविधता के लिए सबसे गंभीर खतरों को कम करना है, तो भी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस भारतीय वन्यजीव प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है इक्वस हेमियोनस? इक्वस हेमियोनस वैज्ञानिक नाम है एशियाई जंगली गधे का। ए है इसका आंसर। तो ऑप्शंस में जितने भी पशु हैं, जानवर हैं, उनका वैज्ञानिक नाम दिया है सामने। एशियाई जंगली गधे का है इक्वस हेमियोनस, ठीक है, गुजरात में पाया जाता है। ये बारहसिंगा का है सर्वस डुवाउसेली, चिंकाराह का है गजेला वेनेटी और नीलगाय का है वोसेलाफस ट्रेगोकेमिलस। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भैंस भदावरी, ये है नस्ल पशुओं की, ये पशु हैं। भदावरी भैंस की नस्ल है, सिंधी गाय की नस्ल है, जमुनापारी बकरी की नस्ल है, बारबरी भेड़ की। भदावरी भैंस की ठीक है, सिंधी गाय की ठीक है, जमुनापारी बकरी की, और बरबरी जो है वो भी बकरी की है, भेड़ की नहीं है। डी है इसका आंसर। देखिए, बारबरी भेड़ की नहीं बल्कि बकरी की नस्ल है, तो डी गलत हो गया। अन्य कुछ जानवरों की कुछ नस्लें, भदावरी, जाफराबादी, मराठवाड़ी, महसाड़ा, ये भेड़ की हैं। बाकी लाल सिंधी, गिर, देओन, साहिवाल, ये गाय की हैं। बारबरी, बोअर बकरी, अमेरिकन पिग्मी, नाइजीरियाई बोना बकरी, ठीक है, जिस चीज़ में बकरी लिखा है वो तो हो ही जाएगा, या दूसरे वाले रखने हैं।
सानेन बकरी, जमनापारी, एंगुलो, नूबी बकरी, ये सब बकरी की हैं। बाकी भेड़ की दक्कन भेड़, नेल्लोर भेड़, ठीक है, दक्कनी भेड़, नेल्लोर भेड़, बेम्बूर भेड़, गद्दी भेड़, मांड्या भेड़, मारवाड़ी भेड़ और चेन्नई लाल भेड़। अगला प्रश्न है, भारत के योजना आयोग ने देश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है? इसका आंसर 15 है, बी। देखिए, भारत सरकार के योजना आयोग ने देश को 15 व्यापक कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया। 12 प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पंतनगर में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था। इसका उद्घाटन 1960 में हुआ था। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, पंतनगर में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था। इसका उद्घाटन हुआ था 1960 में। बाद में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की स्मृति में इसका नाम बदलकर कर दिया गया गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, और अभी भी यही नाम है। और अब जो है 2000 के बाद उत्तर प्रदेश से ये उत्तराखंड अलग हो गया, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है ये। सोनालिका, अर्जुन, कुंदन निम्नलिखित में से किस फसलें हैं? किस फसल की किस्में हैं? सोनालिका, अर्जुन, कुंदन ये गेहूं की फसलें, ये है इसका आंसर। तो गेहूं की कौन कौन सी हैं? सोनालिका है, अर्जुन है, कुंदन है, अमर है, भवानी, चंद्रिका, देशरत्न, कंचन, गोमती, ठीक है, लेरमा, रोजो, सोनोरा और मेयो। और चावल की पूछ रहे तो जमुना, कावेरी, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बला, बाला, रत्ना, अमन चावल। हरित क्रांति से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। उन्हें दुनिया में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति को प्रारंभिक सफलता मैक्सिको और भारतीय उपमहाद्वीप में मिली। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन तीसरा भी तो सही है। तो तीनों 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 के तीनों हो गए करेक्ट। डी है इसका आंसर 1 2 3। हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। उन्हें दुनिया में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। यूएसए के थे ये, ठीक है। और गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों के विकास में उल्लेखनीय कार्य के लिए उन्हें 1970 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से किया है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, स्वर्गवास हो चुका है इनका, ठीक है। 15वां प्रश्न है, विभिन्न क्रांतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? यह क्रांति के प्रकार, यह उत्पादन। स्वर्णिम क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, गुलाबी क्रांति टमाटर उत्पादन से। कौन सा सही नहीं है? फल एवं सब्जी उत्पादन स्वर्णिम क्रांति, उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति, पेट्रोलियम उत्पादन काली क्रांति, टमाटर उत्पादन तो लाल क्रांति होगा ना, गुलाबी क्रांति है प्याज उत्पादन से। ये क्रांतियाँ मैच वैच करने के लिए पूछ लेते हैं एग्जाम में अक्सर। हरित क्रांति का संबंध है खाद्य उत्पादन या फसल उत्पादन, स्वर्णिम क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन या गैर परंपरागत ऊर्जा। नीली क्रांति हो गया मत्स्य उत्पादन, लाल क्रांति मांस उत्पादन या टमाटर उत्पादन, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन और गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन। क्लियर। नंबर 16, कौन सी फसल पीला रतुआ, भूरा रतुआ और काला रतुआ रोगों के प्रति संवेदनशील है? ये बालें देख के दिख रही होगी आपके, गेहूं की फसल है, सी है इसका आंसर। देखिए, गेहूं की फसल पीला रतुआ, भूरा रतुआ और काला रतुआ रोगों के प्रति संवेदनशील होती है। पीले रतुए का विशिष्ट लक्षण वयस्क पौधों की पत्तियों पर पीले नारंगी रंग की फुंसियों की समानांतर पंक्तियां होना है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, पूछ रहा है। खरीफ की फसल नहीं है, खरीफ की फसल सोयाबीन है, कपास है, जूट है, सरसों नहीं है। देखिए, कौन सी खरीफ की, कौन सी रबी की, कौन सी जायद की, ये सब पता होना चाहिए आपको। चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, बाजरा, रागी, जूट ये सारी की सारी खरीफ की फसलें हैं। गेहूं, मटर, दालें, सरसों ये रबी की फसलें हैं। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, करेला, सूरजमुखी ये जायद की फसलें हैं। जायद की फसलें खरीफ और रबी इन दोनों के बीच में जो है उगाई जाती हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच के जो समय होता है, जो महीने होते हैं, उसमें नीचे दिए गए कथन, अभिकथन और कारण पर विचार करेंगे। अभिकथन ए क्या कहता है? कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। कारण क्या है इसका? क्योंकि यहाँ कुल चावल उत्पादन की लगभग 2/3 खेती रबी फसल के मौसम के दौरान की जाती है।
देखिए चावल जो है वो खरीफ की फसल है, पहला वाला सही है, रबी की फसल नहीं है, तो इसके चक्कर में दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। गलत हो गया तो फिर आसान हो गया उत्तर देना। अभिकथन ए सही है किंतु आर गलत है, सी बी है इसका आंसर। ए में लिखा है ना, तो भाई ए है इसका आंसर। अभिकथन ए सही है और आर गलत है। देखिए कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ कुल चावल उत्पादन की लगभग 2/3 खेती खरीफ फसल के मौसम के दौरान की जाती है, न कि रबी। यहाँ चावल के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है वो रायलसीमा है, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र तक फैला हुआ है। 19वां प्रश्न है, चावल की फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। यह किस्म, यह ऋतु। अमन शीत ऋतु की फसल है और शरद ऋतु की फसल है। बोरो ग्रीष्मकालीन फसल है। तीनों के तीनों सही है, डी है इसका आंसर। देखिए अमन, ओस और बोरो। अमन जो है जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में कटाई जाती है, यानी सर्दियों की फसल है। ओस या कर मई जून में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में कटाई जाती है, यानी शरद ऋतु की फसल है। बोरो या दलुआ नवंबर दिसंबर में बुआई, मार्च अप्रैल में कटाई, यानी ग्रीष्मकालीन फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो मैदानी इलाकों से निकलती है। इनमें से सोन, गोमती, रामगंगा, सरयू या शारदा। इसका उत्तर है गोमती, सी है इसका आंसर। देखिए गोमती नदी गंगा के मैदान की एक जलोढ़ नदी और गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक मेन कोट के पास गोमलताल झील से निकलती है, जिसे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत शहर की फुलर झील भी कहा जाता है, तो सी करेक्ट हो गया। गोमती नदी की विभिन्न सहायक नदियां कौन कौन सी। गचाई, सई, जोमकाई, वरना, चूहा, सरयू, गिरी, कल्याणी, कठना। महोगनी, एनी, आवनु, शीशम निम्नलिखित में से किस प्रकार की वन श्रेणियों से संबंधित हैं। ये हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ए है इसका आंसर। महोगनी, एनी, अबनूस। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन होते हैं ना, उनमें 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और अच्छी तरह से स्तरीकृत होते हैं। ये अपने पत्ते अलग अलग समय पर गिराते हैं, इसलिए एक साथ नहीं गिराते तो हरे भरे दिखाई देते हैं। ठीक है, सदा हरे भरे दिखाई देते हैं। शीशम, महोगनी, एनी, अबनूस जो है इस तरह के वन है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। 1903 में स्थापित की गई थी, यह है इसका आंसर। यूपिटर प्लस सीपैट जो होने वाला 6-7 तारीख को, उसके लिए इम्पोर्टेंट है 35 प्रश्न। देखिए आधुनिक तर्ज पर उद्योग का विकास 1903 में हुआ, जब बिहार में एक चीनी मिल शुरू की गई। इसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में चीनी मिलें शुरू की गईं। देश भर में 1950-51 में 139 चीनी मिल कार्यरत थीं, जिनकी संख्या 2010-11 में बढ़कर हो गई 662। झुंझुनू, बालाघाट और सिंहभूमि निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। झुंझुनू, बालाघाट और सिंहभूमि हैं तांबे के लिए, बी है इसका आंसर। देखिए विद्युत उद्योग में तार, ठीक है, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर और जनरेटर बनाने के लिए तांबा एक अनिवार्य धातु है। तांबे का भंडार मुख्य रूप से झारखंड में सिंहभूमि जिला, मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला, राजस्थान में झुंझुनू तथा अलवर जिलों में होता है। तांबे के छोटे उत्पादक हैं आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अग्निगुंडला, ठीक है, और कर्नाटक के चित्रदुर्ग और हसन जिले हो गए, तमिलनाडु का दक्षिणी आरकोट जिला। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला वही होगा जिसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होगी, यानी एंथ्रेसाइट में 90+ होती है, ये है इसका आंसर। ठीक है, कोयले की उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थ लकड़ी से हुई है। जब जंगलों के बड़े हिस्से तलछट के नीचे दब जाते हैं तो नीचे से ताप और ऊपर से दबाव के कारण लकड़ी जल जाती है और विघटित हो जाती है। इस प्रक्रिया से कोयला बनता है, लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा होने में सदियां लग जाती हैं। कार्बन सामग्री के आधार पर कोयले का वर्गीकरण नीचे दिया गया है। ठीक है, एंथ्रेसाइट कोयला में जो कार्बन की प्रतिशतता होती है 80 से 95% तक होती है कार्बन। उसके बाद बिटुमिनस होता है सबसे ज़्यादा एंथ्रेसाइट, उसके बाद बिटुमिनस 60 से 80%। विटुमिनस के बाद आता है लिग्नाइट 40 से 55%। उसके बाद पीट आता है 40% से कम।
और यही प्रश्न बनते हैं कि ये कहाँ कहाँ है इनका विस्तार। ठीक है, एंथ्रेसाइट कोयला कहाँ है, बिटुमिनस कहाँ पर है, लिग्नाइट कहाँ पर है और पीट कहाँ पर है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। विषुव यानी इक्विनोक्स 21 मार्च को, ग्रीष्म अयनात 21 जून, विषुव 22 अगस्त, शीत अयनात 22 दिसंबर। एक होता है ग्रीष्म अयनात, एक होता है शीत अयनात, और विषुव तो एक ही सही होगा ना, 21 मार्च को ही होता है, सी वाला गलत है। देखिए, विषुव यानी इक्विनोक्स होता है 21 मार्च को, और ग्रीष्म अयनात यानी समर सॉल्स्टिस 21 जून को होगा, और शीतकालीन यानी विंटर सॉल्स्टिस 22 दिसंबर को होता है। हाँ हाँ, दक्षिणी गोलार्ध में भी तो होगा, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध, तो दो इसमें होंगे दो इसमें होंगे। ठीक है, ये नीचे वाले में ये ऊपर वाले में होंगे। तो नीचे दक्षिणी गोलार्ध में जो इक्विनोक्स होगा, विषुव होगा, 22 दिसंबर को होगा। इसका मतलब है कि सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। ज्वालामुखी है संबंधित देश, अंकाकागुआ अर्जेंटीना, कोटोपेक्सी इक्वाडोर, एटना इटली, फ्यूजियामा फिलीपींस। फ्यूजियामा को तो सबको पता है, जापान में है। एंकाकागुआ अर्जेंटीना, कोटोपेक्सी इक्वाडोर, एटना इटली, फ्यूजियामा जापान। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन लगभग नगण्य मात्रा में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पृथ्वी की सतह से केवल 300 किलोमीटर की दूरी तक पाए जाते हैं। 300 तो बहुत ज़्यादा हो गई, 90 किलोमीटर की दूरी तक पाए जाते हैं। पहला वाला हो गया सही और दूसरा वाला हो गया गलत। देखिए, पृथ्वी का वायुमंडल गैसों से, जलवाष्प से और धूल के कणों से बना है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता रहता है कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन लगभग नगण्य मात्रा में होती है। ठीक है, इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर तक ही पाए जाते हैं। 300 तो बहुत ऊपर हो गया भाई। विकिरण की परावर्तित मात्रा क्या कहलाती है। विकिरण की परावर्तित मात्रा कहलाती है एल्बिडो, और जो सरफेस जितनी अधिक सफ़ेद होगी, एल्बिडो यानी परावर्तन उतना ही अधिक होगा। तो एल्बिडो जो है किसी वस्तु द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत पृथ्वी का एल्बिडो कहलाता है। सूर्य तप, मतलब ये ऑप्शंस में जो विकल्प थे वो है। सूर्य तप क्या है, सूर्य से आने वाली सौर विकिरण। समताप रेखा क्या है, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। वार्षिक सीमा क्या है, सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीनों के औसत तापमान के बीच का अंतर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक या कौन से कारक पृथ्वी पर तापमान वितरण को नियंत्रित करता है या करते हैं। अक्षांश, ऊंचाई, महासागरीय धाराएं। पृथ्वी पर तापमान के वितरण को बिल्कुल अक्षांश तो करेगा, ठीक है, अक्षांश करेगा, ऊंचाई भी करेगा, महासागरीय धाराएं भी, तीनों है इसका आंसर 1 2 3। देखिए, तापमान वितरण को नियंत्रित करने वाले उत्तरदायी कारक अक्षांश है, उसके बाद ऊंचाई है, महासागरीय धाराएं हैं, वायु राशियां हैं, समुद्र से दूरी भी है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन को कहाँ किस नाम से जाना जाता है, उससे रिलेटेड कौन सा सही सम्मिलित नहीं है इसमें। चक्रवात हिंद महासागर में, हरिकेन अटलांटिक महासागर में, टाइफून पूर्वी प्रशांत महासागर, बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया। बिलीबिली को तो हमेशा याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में ही है ये। हिंद महासागर में चक्रवात है, हरिकेन अटलांटिक महासागर में, टाइफून जो है प्रशांत महासागर तो है लेकिन पश्चिमी प्रशांत महासागर है, पूर्वी नहीं है। ठीक है, तो सी वाला मिसमैच है यहाँ पर। डेफिनेशन ऊपर लिखी पड़ी है, पढ़ लो आप। हिंद महासागर में चक्रवात है, अटलांटिक महासागर में हरिकेन, पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून है, न कि पूर्वी, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली, उसमें भी थोड़ा और डीप जाए तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली। वह घटना जब ठोस वस्तु की ठंडी सतह पर पानी की बूंदों के रूप में नमी जमा हो जाती है कहलाती है। पाला, कोहरा, कुहासा, ओस क्या कहलाती है, ड्यू कहलाती है, यानी ओस कहलाती है। देखिए, जब नमी ठोस वस्तुओं जैसे कि पत्थर, घास के ब्लेड और पौधों की पत्तियों की ठंडी सतह पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होती है तो इसे ओस यानी ड्यू के रूप में जाना जाता है।
अब है इम्पोर्टेंट ये चीज़, ओस के निर्माण के लिए आदर्श परिस्थितियाँ कौन कौन सी चाहिए? आसमान साफ होना चाहिए यानी निर्मल आकाश होना चाहिए, शांत वायु होनी चाहिए, उच्च सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए और ठंडी लंबी रातें होनी चाहिए। ओस के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि ओस बिंदु हिमांक बिंदु से ऊपर हो। ठीक है, स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकता है ओस के निर्माण के लिए आदर्श परिस्थितियाँ कौन कौन सी? आकाश में बादल छाए हुए होने चाहिए, तो गलत हो गया, क्योंकि अपने को साफ आसमान चाहिए, निर्मल आकाश। वायु तेज चल रही होनी चाहिए, गलत। शांत वायु होनी चाहिए, उच्च सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए, गर्म और लंबी रातें, तो गलत हो गया, क्योंकि अपने को ठंडी और लंबी रातें चाहिए। ठंडी छोटी रातें भी गलत है, ठंडी लंबी रातें चाहिए। और ओस बिंदु जो है हिमांक बिंदु से ऊपर हो। ठीक है, अगर हिमांक बिंदु ऊपर हो जाएगा तो ओस जम जाएगी भाई। 32वां प्रश्न है, संवहनीय वर्षा के संबंध में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है संवहनीय वर्षा के लिए? चक्रवात निर्माण, जल निकाय की उपस्थिति, वायु के ऊपर चढ़ने के लिए पर्वत की उपस्थिति या वायु का गर्म होना। संवहनीय वर्षा के लिए आवश्यक है वायु का गर्म होना। देखिए, गर्म होने पर वायु जो है वो हल्की हो जाती है और संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। जैसे जैसे ऊपर उठती है और फैलती है वैसे ही अपनी ऊष्मा खो देती है तथा परिणाम स्वरूप संघनन यानी कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है और संचयी बादल बनते हैं। तत्पश्चात क्या होता है? गड़गड़ाहट और बिजली चमकने के साथ भारी वर्षा होती है, लेकिन ये वर्षा अधिक समय तक नहीं रहती। गर्मियों में या दिन के गर्म हिस्सों में ऐसी वर्षा सामान्य है। यह भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में और महाद्वीपों के आंतरिक भागों को विशेषकर उत्तरी गोलार्ध में अधिक सामान्य है। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आकाश में सबसे ऊंचे मेघ हैं? इनमें से कौन सा आकाश में सबसे ऊंचा मेघ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पक्षाप मेघ। ठीक है, पक्षी, इसको ऐसे पक्षी जब उड़ता है बहुत ऊपर ऊपर तक उड़ जाते हैं आकाश में, तो पक्षाप पक्षी इस तरह से याद रख लीजिए, सबसे ऊंचा। देखिए, पक्षाप मेघ जो है 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर बनने वाले सबसे ऊंचे मेघ हैं। ये पतले और बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं और इनका रंग हमेशा सफ़ेद होता है, इसलिए बोलते हैं इनको पक्षाप मेघ। 34वां प्रश्न है, महासागरों में उत्पन्न होने वाले ज्वार यानी टाइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाई टाइड लो टाइड होता है, लो टाइड हाई टाइड। ठीक है, लो टाइड हाई टाइड, हाई टाइड लो टाइड, इसको नीप टाइड भी बोलते हैं। ठीक है, बृहद ज्वार यानी हाई टाइड, लघु ज्वार को हो गया लो टाइड कह लो या नीप ज्वार कह लो, नीप टाइड कह लो। तो जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक समकोण पर होते हैं तब क्या होता है? तब होता है लघु ज्वार। और जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होंगे तो होगा बृहद ज्वार। दोनों के दोनों गलत है, सी है, डी है इसका आंसर। देखिए, बृहद ज्वार कब होगा यानी हाई टाइड कब होगा? हाई टाइड तब होगा जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, तभी होता है बृहद ज्वार। और लघु ज्वार नैप टाइड कब होगा? सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से समकोण पर होते हैं तो। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस झील की लवणता सर्वाधिक है? देखिए, अगर प्रश्न कर ले दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तब तो उत्तर कैस्पियन सागर हो जाएगा, लेकिन ये बोल रहा है किस झील की लवणता सबसे अधिक है, यानी उसका जो जल है उसकी प्रतिशतता के आधार पर उसमें कितनी लवणीय झील है वो। तो सर्वाधिक लवणीय झील है इटली की वान झील। ठीक है, ये है इसका आंसर। 330% लवणता है उसमें, सॉरी, तुर्की की बान झील, इटली बोल दिया, तुर्की की बान झील में लवणता है 330%। और यह दुनिया की सबसे ज़्यादा लवणीय झील है। जल निकायों के अनुसार लवणता देख लें ऑप्शंस में जितने भी थे, तो तुर्की की बान झील में 330% लवणता है, मृत सागर में 238% लवणता है, ग्रेट सॉल्ट लेक में 220% लवणता है यूएसए की, और कैस्पियन सागर में 12.8% लवणता है। ठीक है, और दुनिया की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो कैस्पियन सागर है। यह रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान जैसे देशों में फैली हुई है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1,43,000 वर्ग मील में और 3,74,000 वर्ग किलोमीटर में है, जो इसे आयतन, सतह क्षेत्र और गहराई के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बनाता है। तो 35 प्रश्न इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो आप यूपीपीसीएस की।
ठीक है, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। 199 का वन टाइम पेमेंट है। ठीक है, इतना कम इसलिए रखा है ताकि सभी लोग इसको ईजिली अफोर्ड कर सकें। धन्यवाद।